प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज के इस नए सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले जो वीडियो लेक्चर आया था, जहां तक आपने अध्ययन किया है, वहां आपने प्रश्नावली 4.2 के पहला और दूसरा प्रश्न के सारे भाग आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। तो आज हम आराम करते हैं प्रश्न नंबर 2 से आगे। और प्रश्न 2 से आगे के जो प्रश्न 3 और 4 है, वो बड़े प्यारे छोटे मोटे चुलबुले से आपके क्या है प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न हमारे मौखिक प्रश्न है। मजा आएगा आज की क्लास में। शानदार क्लास है। ध्यान से बैठ जाइए। फटाफट क्या करिए, इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक बटन दबा के कम से कम अपने प्रेजेंटिंग अपनी उपस्थिति को जरूर बता दीजिए। चले आराम करते हैं बिना देरी किए हुए। क्या कहता है आपका प्रश्न नंबर 3। कह रहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको कोई दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो 182। कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग क्या है 27 है और उनका गुणनफल क्या है 182। गुणनफल वाली कहानी अभी छोड़ो, अभी केवल योग पर बात करो। जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग हमारा 27 है। जैसे कहूं मैं एक छोटा सा एग्जांपल कहूं कि दो संख्याओं का योग 7 है, तो एक है 3 और एक है 4, दोनों का जोड़ने पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है जी। अगर केवल तुमको एक संख्या मिल जाए, 3 मिल जाए, तो एक 3 है और योग कितना है 7 है, तो दूसरा कितना होगा। तो 7 में से अगर 3 को घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार से जब कभी भी कहीं पर भी ऐसा दिया जाए कि एक संख्या दो संख्याओं का योग कुछ दे दे, तो उसमें पहला संख्या अगर आप कोई भी संख्या एक मानोगे तो दूसरा संख्या उस योग में से ले जाकर घटा देना आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे आप करेंगे, चलिए इसी चीज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, हम हल निकाल रहे हैं। इसका हल कैसे होगा बाबू, देखिए। सर्वप्रथम मानेंगे आप यहाँ पे, माना माना पहली संख्या, और पहली संख्या हमने कितना मान लिया, x मान, तथा दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तभी तो दोनों का योग 27 होगा। ठीक। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है, तो प्रश्नानुसार गुणनफल, किनका गुणनफल, संख्याओं का। तो पहला संख्या x, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, और गुणा करने पर मान कितना प्राप्त हो रहा है 182। ठीक है जी। अब x का मल्टीप्लाई करिए, x मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको उधर लेके जाओ, इधर हो जाएगा 0 बराबर 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसी चीज को हम पहले लिखते हैं, तो क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, यह बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। क्यों भाई, अगर गुणनखंड नहीं ज्ञात करेंगे तो संख्याएं कैसे प्राप्त होंगी। तो गुणनखंड ज्ञात करते 182 का एक्स स्क्वायर के गुणांक में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ 182 एक्स स्क्वायर गुणा कितना एक है, तो हमारा तो मान आ गया 182। अब 182 का फैक्टर करो, सबसे पहले दो दो 9 18, दो एकम दो। ठीक है जी। अब 91 आ गया और क्या आ गया, 2 आ गया, सॉरी 91 आ गया। अब 91 को हम किससे करें, अब देखिए किससे कटेगा, 13 से, 13 सत्ते 91, तो 7 एकम, ऐसे आ गया हमारा। ठीक है जी। अब इसका फैक्टर आया 2 गुणे 13 गुणे 7, अब हमें लाना है 27, तो कैसे आएगा ये देखो। अगर हम इनमें 13 दूना 26, चाहे 7 दूना 14 और प्लस 13, 14 13 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब इसे विस्तार करो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से क्या किया जाए, जोड़ा बनाया जाए। जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 14, और यहाँ से क्या कॉमन होगा -13, तो यह भी बच जाएगा x माइनस 14। ठीक है जी। अब दोनों में x माइनस 14 कॉमन है, तो x माइनस 14, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। इतना हमारा गया। अब क्या करोगे आप, अब आप यहाँ लिखोगे कि हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है ना, हम लिखेंगे संख्याओं के लिए।
किसके लिए? तो संख्याओं के लिए। और संख्याओं के लिए जब आप निकालने जाओगे तो एक बार x माइनस 14 को आप 0 के बराबर लोगे, या एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर लोगे। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना आएगा, यहाँ से आ गया 14 और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 13। ठीक। अब x क्या है सर? तो पहली संख्या। तो अब पहली संख्या या तो 14 होगी या तो क्या होगी 13 होगी। तो हम दोनों के लिए कर सकते हैं। हम कहते हैं कि x बराबर 14 के लिए अगर x का मान हम 14 लें तो पहली संख्या हमारी निकल के आएगी कितना? 14। और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपका निकल के आएगी 27 माइनस एक्स। एक्स पर क्या आएगा? 14। कितना घट के आएगा? 13। तो पहला हो गया हमारा 14 और दूसरा कितना आ गया? 13। कब? जब एक्स बराबर आपने 14 लिया है। उसी प्रकार से यदि एक्स बराबर 13 हो तो अगर एक्स मान 13 लिया जाए तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? तो पहली संख्या अब की बार हो जाएगा 13 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस 13 घट के कितना देगा? 14। ठीक है। तो जब आप x का मान 14 लोगे तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13, और जब x का मान 13 लोगे तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब देखो क्या ये सही है? जो मान आया सही है? तो बिल्कुल सही है सर। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है, तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर 27 आएगा? तो 14 प्लस 13 27, 13 प्लस 14 27। बिल्कुल सही है। तो ये जो आया मान यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आया समझ में? बहुत आसान और बहुत सरल है। अब बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 उसे भी करने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है देखो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कैसे पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं बेटा? जैसे मान लीजिए एक तो धनात्मक, धनात्मक मतलब संख्या क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और धनात्मक के पहले लगा हुआ क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। तो क्रम से आने जैसे एक, एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद क्या आएगा? तीन, तीन के बाद क्या आएगा? चार। तो देखिए ये सब क्रम से आने वाली संख्या है। एक तो क्रम से आने वाली है प्लस सबके सब धनात्मक है। तो ऐसी संख्याओं को धनात्मक क्रमागत धनात्मक संख्या या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। अब इनमें खासियत क्या है भाई? एक और दो के बीच का अंतर कितना है? एक। दो और तीन के बीच का अंतर क्या है? एक। तीन और चार के बीच का अंतर क्या है? एक। इसका मतलब अगर पहली संख्या एक है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो एक में एक जोड़ देने से दूसरी संख्या आ जाएगी। अगर दूसरी संख्या दो है तो तीसरी कितनी होगी? तो दो में एक जोड़ने से हमारी क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्रमागत संख्या का अर्थ होता है कि पहली संख्या में कितना जोड़ना होता है? एक जोड़ देने से दूसरी क्रमागत संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो चलिए इसे को आधार बना के हम करते हैं। कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले तो आपको पहला ही नहीं पता है जी, तो आप पहला मान लीजिए। कैसे मानेंगे देखो, आपने माना पहली संख्या, पहली संख्या, और हमने पहली संख्या कितना मान लिया? एक्स। ठीक है जी। अगर पहली संख्या एक्स हो गई तो लिखेंगे तो क्रमागत दूसरी संख्या, आप ये भी लिख सकते हो या लिख सकते हो माना पहले धनात्मक पूर्णांक एक्स तथा क्रमागत दूसरे धनात्मक पूर्णांक आपका एक्स प्लस 1। ऐसा ही आएगा, एक जोड़ के ही मिलेगा। अब कह रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग, तो प्रश्नानुसार वर्गों का योग मतलब पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग, इनका योग किया जाए तो किसके बराबर आएगा? 365। यह कह रहा है। ठीक है जी। अब चलिए इसका विस्तार करते हैं। एक्स का वर्ग तो एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन यह क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी हिसाब से करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका आ जाएगा आई आगे 365। इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 365 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब गौर से देखो, ये तो हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 364 बराबर 0। सब में दो से भाग दे क्योंकि दो दिखाई दे रहा है। भाग दोगे तो क्या आएगा? ये डिविजिबल बाई 2।
ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, ये हो गया 16, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, 182 बराबर 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 182 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करो, कितना आएगा 182 आएगा। फैक्टर कर लो जी 2 से, 2 9 18 और 2 एकम 2, 13 7 91। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 2 गुणे 7 गुणे 13 आएगा, 7 दूना कितना होता है 14, 14 माइनस 13 कितना आएगा 1 ही तो आएगा। ठीक तो है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है, जुड़ा बना है, इसमें कॉमन है एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस 14, और इसमें क्या कॉमन है माइनस 13, तो ये भी हो जाएगा एक्स प्लस 14। कैसे है भाई, 13 एक्स कॉमन हो गया माइनस, तो ये तो हो जाए माइनस 13 बाहर आ गया, यहाँ बचा एक्स, अब माइनस में से माइनस कॉमन होगा प्लस, 182 में 13 से भाग दो कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ से देखिए क्या रहा है, अब पहले ब्रैकेट में यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 14 और दूसरे में आ गया आपका एक्स माइनस 13, इस तरीके से। ठीक है, और इसका मान किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। ठीक, अब हमें क्या करनी है, अब हमें क्रमागत संख्याएं निकालनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रमागत संख्याओं के लिए, इधर मैं कर दे रहा हूँ क्रमागत संख्याओं के लिए। क्या आएगा क्रमागत संख्याओं के लिए, तो आप एक बार x प्लस 14 को आप 0 के बराबर लोगे या x माइनस 13 को 0 के बराबर, यही आप करोगे। और यहाँ से देखो x का मान निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस 14, और यहाँ से x का मान क्या होगा 13। ठीक है जी, अब एक आ गया माइनस में और एक केस में आ गया प्लस में, और हमारा प्रश्न क्या कर रहा है धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब ये माइनस वाला तो होगा ही नहीं। हमने कहा चूंकि चूंकि x बराबर माइनस 14 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, नहीं है, इसलिए इसकी उपेक्षा करने पर, उपेक्षा का मतलब होता है छोड़ने पर, उपेक्षा करने पर या इसको छोड़ देने पर, तब क्या लोगे x बराबर 13। अतः अतः पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक हमारी कितनी आ जाएगी 13, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और ये कितना हमारे निकल के आ जाएगा, पहला आ गया 13, तो यहाँ पे देखिए 27 माइनस 13, और 27 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 14। तो पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक आ गया 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया हमारा 14 आ गया, और यही 13 और 14 इस दिए गए प्रश्न के क्या होंगे हल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, आसान है, मजा आया। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, साथ में लाइक करिए और अपने दोस्तों को क्या करिए इस लिंक को शेयर करिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई क्या हो सके सुचारू रूप से चल सके। तो आनंद उठाएं, नोट करें इसे, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझने के बाद अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें पाइथागोरस भाई साहब आएंगे, चाचा के लड़के हैं, पता है ना, तब वही आएंगे इसमें। अब क्या कहेंगे, तो एक जब जब पाइथागोरस आते हैं तो कहते हैं एक एक बतिया, कहते हैं किसके लिए समकोण त्रिभुज के, और कहते हैं कि बाबू समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़का आपके भुजा हुई वो दो छोटका भुजा के वर्ग के योग के क्या हो बराबर। क्या कहते हैं वो, कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कण के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, और पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके हम प्रश्न का क्या करेंगे हल ज्ञात करें। प्रश्न क्या कह रहा है पहले थोड़ा प्रश्न समझे, तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं क्या करिए ज्ञात कीजिए। कैसा त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। बहुत खतरनाक है समकोण त्रिभुज बाबू, ये क्या किया है त्रिभुज में से बंटवारा कर लिया, ये
इसका हाल वही है जैसे एगो परिवार में एगो बढ़िया लड़का पैदा हो जाए। जैसे वो बढ़िया पैदा होगा या एगो बढ़िया लड़की पैदा हो जाए, वो सबको छांटने लगते हैं सब। हाँ, तारा से सुंदर बानी, हमारे से दूर रहो। ऐसी घटना हुई। ये हाल समकोणों का भी है। यो तन मनी टेढ़ बकटेढ़ के बजाय कैसा है भाई, तो ढेर सीधा है। तो इसको अपने आप में भी बड़ा घमंड है। कहा है तो समकोण कहता है हम अकेले 90 अंश के एगो कोण रखे नहीं। अब तो अलग अलग कोण कितना बा, इति इति बा, छोटे छोटे। आई बात समझ में। तो इसके आधार पे हम समकोण के बारे में बात कर रहे हैं। और समकोण कह रहा है कैसे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां बी हमारा क्या है, समकोण। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई और यह इसका आधार। ठीक। अब पाइथागोरस भाई साहब कहल है चाचा के लड़का, वो कहला कि हे बाबू समकोण त्रिभुज में ऊंचाई कहाँ से हो, और जो ना कि तुम ऊंचाई कहते रहो, ऊंचाई ना एक्चुअल में क्या है, लंब है। क्या है वो, लंब। और है क्या है, आधार। तो उनका आधार उनके हिसाब से क्या होता है, तो उनके हिसाब से होता है कि एक समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक क्या होता है, कोण होता है। और तब वो सिखौला हमनी के कि केंगा समकोण त्रिभुज के है बड़का जो लौकता एसी जो तान के खड़ा बा, एका मान कितना हो। कैसा बताया उसने, उसने कहा है कि हे प्रभु दो गो जन छोटका बा, ये दोनों का वर्ग करो। बड़ा बदमाश बड़ा सन दोनों, और दोनों के वर्ग के आपस में क्या करो, जोड़। जैसे जोड़ब हई बड़का जन बन अपने आपे वर्ग में आ जाई, कोई के ना ना हम तारे से कम बनी, हम वर्ग में रहे। और इस कंडीशन में ये दोनों मान आपस में क्या हुई हो, बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसी के आधार को बनाते हुए और जो प्रश्न दे रहा है प्रश्न मानते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार से यह ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले तो आपको आधार पता होना चाहिए भाई। नहीं पता तो मान लीजिए आधार कितना है, एक्स सेंटीमीटर। अगर आधार एक्स सेंटीमीटर हो गया तो ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है कि यदि कह रहा का कोण 13 सेंटीमीटर है, कोण कोण का मान खुल के दिया है कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है दोनों के तनी मान बताइए, दोनों छोटका कितना हुई ऐसा। तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस क्या करते हैं, ध्यान समझना। पाइथागोरस का जो नियम है एक्चुअल बाबू एगो परिवार के नियर है। परिवार में क्या है, तो परिवार में कहते हैं कि त्रिभुज है परिवार का पिता। बात समझना, त्रिभुज है परिवार का पिता, और उस त्रिभुज के जो अलग अलग भाग है वो उनके बेटे में है। तो पाइथागोरस कहते हैं कि एक परिवार में 3 बच्चों को कैसे बांध के रखा जाए। बात समझिएगा क्या कह रहा हूँ। कह रहा है कि पाइथागोरस कहते हैं कि एक ही परिवार के 3 बच्चों को कैसे बांध के रखें। तो ओकरा खातिर कहले बने ए बाबू सुन लो ध्यान से। और जो दूगो छोटका बड़ा देखा, एगो छोटका बा, एगो मझौलका बा, एगो सबसे बड़का भईवा बा। तो का कहता बड़का अपने घमंडे अनार बा हम सबसे बड़ल बानी, आ हई दूगो छोटका में कंपटीशन लागल बा, हम बड़ तो हम बड़। आई बात समझ में। तो पाइथागोरस कहे रहल तलो एंग मन बोलो ना, चलो एक साथ केंग रह बोलो। तो छोटका के कहता कि ए बाबू तू अपन वर्ग कर लो, वर्ग करबो तो दुना माने डबल में आ जाइबा तू। तो धीरे से एक पुसला देला, फिर से है जन मझिला बा एहू के तरह पुसला होत रहा, का कहत रहा ए बाबू तू अपना का वर्ग कर लो। वो गदगा देख हम हम वर्ग में हो गए, अब तो डबल में हो गए। ठीक। आ धीरे से जाके बड़का के कहत रहे कि ए बाबू सुनो ना, दूगो खुल के वर्ग करा देले बानी, तो तू कहाँ छूट रहब, तू वर्ग हो जाए। तो बड़का खुश होकर वर्ग हो जा रहा। और ओकरा बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, ओकरा बाद क्या करते रहे, तो छोटका मझौलका के एक साथ जब जोड़ते रहे तो बाद में पता चलता कि वो केकरा बराबर आता है, बड़का के बराबर आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से त्रिभुज के तीनों लइकवा कुल के एक में बांध के एगो समकोण त्रिभुज का क्या बना देता रहे, निर्माण। यही चीज हम यहाँ समझने का प्रयास करें। क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इसके लिए सर प्रथम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। बहुत आसान बेटा सोल्यूशन। हम यहाँ पे मानते हैं, माना समकोण त्रिभुज
ए बी सी में सबसे पहला अपने आधार माना था ना, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज का आधार एबीसी का आधार, और आपने आधार मान लिया कितना, x सेंटीमीटर, ठीक है, तथा समकोण त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई, एबीसी की ऊंचाई, अब कह रहा है भाई कि आधारवा से 7 सेंटीमीटर ही कम बढ़ा है, तो x माइनस 7, ठीक है, और साथ में तथा तथा समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज एबीसी का कर्ण, और ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं तो है ही भाई, अगर तीनों भुजाएं हैं तो आप बड़ी सरलता से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, मतलब ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। मान उठा के रख दो, ए बी कितना है हमारा, ए बी हमारा क्या है, आधार कितना माने एक्स, एक्स का वर्ग, बी सी कितना है एक्स माइनस 7 का वर्ग, और ये कितना है 13 का वर्ग, ठीक है। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 749 बराबर 169, 13 का वर्ग करोगे, इसको भी इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो 49 को 169 में से घटाओगे तो क्या बचेगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, अरे 169 में से घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 1, यहाँ माइनस अधिक है तो माइनस हो गया। अब सब में 2 कॉमन दिखाई दे रहा था, 2 से आप क्या कर दीजिए भाग दीजिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो आया, तो ये आने के बाद एक्चुअल हमें निकालना क्या है, हमें भुजाएं निकालनी है, तो भुजाओं के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 60 का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा करो तो 60 ही होगा, अब 12 पर से क्या होता है 7, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, और इसके लिए आप करेंगे 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x, हमारे साथ मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, दोनों का जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 12, और यहाँ से क्या कॉमन होगा प्लस 5, यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब दोनों में x माइनस 12 दिखाई दे रहा बाबू, तो x माइनस 12 दिखाई दे रहा, तो ये हो गया x माइनस 12 और ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, भुजा निकालनी है ना, आप लिखेंगे भुजाओं के लिए, भुजाओं के लिए एक बार हमारा x माइनस 12 0 होगा, या एक बार x प्लस 5 क्या होगा 0, ठीक। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना आया, तो x का मान तो यहाँ से आ गया 12, और यहाँ से x का मान कितना आएगा बाबू माइनस 5। अब ध्यान से देखो यह x बराबर 12 ये तो धनात्मक मान है, और यह किसी भुजा की लंबाई हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा, अच्छा एक बात बताओ लोग, माने ऐसा को हो सकेला कि कोनो त्रिभुज के एगो भुजा माइनस में आई, आ कैसे ना पाई हो, अगर माइनस में आई तो न बोलो कैसे, ऐसा कोनो बाका हम निकल गए यंत्र जाना सब माइनसों में नापल जात होगे लंबाई के, वैसन तो नहीं के जगह सोचो तो का है ना हम तो नापे तो केंगा न पाबो, उल्टा करके न, इसका मतलब है कि ये संभव नहीं है, ये कहीं से भी संभव नहीं है कि लंबाइयां किसमें हो ऋणात्मक, ये संभव नहीं, लंबाइयां सदैव कैसे नापी जाती हैं धनात्मक नापी जाती है। तो आप कहेंगे कि चूंकि x बराबर -5 लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसलिए इसलिए
इसकी उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने पर मतलब इसको हम छोड़ देंगे। तो फर्स्ट कौन सा लेंगे, हम लेंगे x बराबर 12। अतः अतः समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC का आधार, आधार कितना आएगा भाई, x सेंटीमीटर था तो x कितना है 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज ABC की ऊंचाई, और ऊंचाई कितना है बाबू, तो ऊंचाई है आपका 12 - 7 सेंटीमीटर। 12 में से 7 गया कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर और हमारा ऊंचाई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और ये जो मान आया यही मान इसके क्या हो जाएंगे, आंसर। अब बात है कि क्या ये आंसर सही है, थोड़ा ये समझते हैं। तो अगर ये सही होंगे तो पाइथागोरस के नियम का क्या करेंगे, लागू पालन तो करेंगे। तो करो, हमारा आधार क्या था, ए बी का वर्ग 12 का वर्ग करेंगे 144। अब BC है 5, तो 5 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 25। तो 144 में 25 जोड़ोगे तो 169 होगा। और 13 का वर्ग यहाँ पे AC 13 दिया है ना, तो 13 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 169। तो लीजिए इधर भी 169 है, इधर भी 169, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से आनंद आया होगा, समझ में आया। बड़ा सरल है, कुछ खास इसमें नहीं है, लेकिन है मजेदार। पाइथागोरस बाबू का कोई बने बोलने बने क्या के तो लइका बोल बड़ा बदमाश बड़ा समाज भाग जाता तो क्या कह है नियम से बांध दो, चल 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 है ना, हाँ है ना, पकड़ के बोलने का रस्सी में बगल लो तो ठीक ना हो। और उस हिसाब से बांधे, तो बांधने के बाद से तीनों भाइयों का मान निकल के आया, या तीनों भुजाओं का मान निकल के आया। आधार हो गया 12, ऊंचाई हो गई 5, और कोण पहले से दिया कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 4.2 का सबसे लास्ट प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए की थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या करिए लागत ज्ञात कीजिए। बाबू एनसीईआरटी वाला नु या तो लोग फैक्ट्री का मालिक बना दिया सर, अना तो लोग ठठेरा बनवा दो, ज्यादातर लोग खाली माने यही कुल से संबंधित प्रश्न होता है, माने इनका दूसरा कोनो प्रश्न नहीं खरीदा। बात समझ में आता है। तो कहने का सेंस ये है कि क्वेश्चन जो है वो औद्योगिक पर्पज से है, आपके उद्योगों से संबंधित है, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए कहीं से बुरा नहीं है। कुछ चीजों के बारे में आप जाने, जैसे कह रहे हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब आपको पता ही नहीं है कि सर बर्तन कितने निर्माण हो रहे हैं। ठीक, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण, अब नग की यहाँ पे 2 तरह की कहानियां होती है। एक क्या नग है, एक नग बोलते हैं कि एक साथ में एक से अधिक बर्तनों को अगर एक साथ पैक करके रखा जाए तो उसे भी नग बोलते हैं। और एक नग क्या होता है, जो मोतियों वाला होता है। ठीक है, तो अब इसमें चूंकि फैक्ट्री है तो हमें मोतियों वाली कहानी तो कम ही समझ में आ रही है, हमको लग रहा है कि एक साथ में कई सारे बर्तन रख के एक एक जो आपका कह सकते हैं ना कि जैसा कहें कि 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन केला में कितने होंगे 12 होंगे। उसी प्रकार से एक संख्यात्मक मान के साथ एक जो व्यवस्था बनाई जाती होगी जिसमें एक से अधिक बर्तन रखी जाती है तो उसको एक नग कहा जाता होगा। तो कह रहा है कि एक नग की प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण के, उस दिन में जितने बर्तन बने उस बर्तन के संख्या के 2 गुने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तो यहाँ सर हम क्या करो सोल्यूशन में, सोल्यूशन मानो कि माना एक दिन में निर्माण कुल बर्तनों की संख्या, और आपने मान लिया कि एक दिन में निर्माण कुल बर्तनों की संख्या कितनी है x। ठीक है, उसी दिन संख्या x है। अब प्रत्येक नग के निर्माण में लगा लागत, और ये क्या कह रहा है भाई उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, तो उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए थे x की संख्या के 2 गुने।
तो 2x से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तब +3 इतना हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितनी हो जाएगी, 2x+3 के बराबर। और कह रहा कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 थी। अब ध्यान समझना कि एक दिन में निर्माण कुल बर्तनों की संख्या x है, ठीक है, और एक नग का निर्माण का लागत कितना है, 2x+3 है। और कह रहे कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, तो भैया अगर एक नग की लागत 2x+3 है और कुल कितने बर्तन बने हैं, आपके x बर्तन बने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कहानी समझ लेना, नग क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारे बर्तनों में से एक बर्तन जो है वह नग है, और एक बर्तन की जो लागत है वह कुल बर्तनों की लागत से 2 गुने के 3 अधिक है, इतना बात दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार मैं कह रहा है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपया लगा है। अरे भैया तो सारे बर्तनवा का जो लागत लगी होगी वो 90 रुपया होगा ना। तो एक बर्तन की लागत आ गई 2x+3 जो नग के रूप में दिया है, तो x बर्तन का कितना होगा, तो x बर्तन का हो जाएगा x गुणे 2x+3 बराबर कितना, 90। मेरी बात समझ पा रहे हो, इसने थोड़ा नग दे के कंफ्यूज कर दिया आपको। ठीक है ना, यहाँ पे नग की कहानी ऐसी है कि एक बर्तन के लागत के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, करेंगे तो क्या आएगा, 2x² + 3x बराबर 90। 90 की उधर लेके आओ, 2x² + 3x - 90 बराबर 0, इतना आ गया। अब यहाँ देखिए बाबू, 90 का गुणा 2 में करिए तो कितना हो जाएगा, 180। 180 होगा ना, लाना कितना है, 3। कैसे आएगा देखो, 2 से 2 9 18, 2 से 45, 15 3 45, 3 5 15, 5 एकम 5, ऐसे आ गया। अब 2 दूना 4 और 4 3 12 और 5 3 15, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3 तो बचेगा। ठीक तो है, तो आप लिखिए 2x² और प्लस 15 - 12 x - 90 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 2x² प्लस 15x - 12x - 90 बराबर 0, कितना आ गया जी। ठीक है, अब आप दो को जोड़ा ले लो, यहाँ जोड़ा बना लो। अब जोड़ा बनाओगे तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ आ गया आपका, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमारा x कॉमन होगा, तो ये बचेगा 2x + 15। और यहाँ से केवल क्या कॉमन दे रहा है, यहाँ से आपका 6 कॉमन होगा, तो -6, तो -6 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस यहाँ भी 15 6 के 90 बराबर 0, इतना आ गया। अब दोनों में क्या आ रहा है, तो दोनों में एक तो कॉमन आ रहा है 2x + 15, दूसरे में क्या बचेगा, x - 6 बराबर 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, बर्तनों और नगों की संख्या, बर्तनों की संख्या तथा नगों की लागत ज्ञात करनी है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे बर्तनों की संख्या के लिए, अब बर्तनों की संख्या के लिए एक बार 2x + 15 का मान क्या होगा, 0, और यहाँ से या x - 6 का मान भी क्या होगा, 0। अब यहाँ से x का मान निकालो, यहाँ से निकालोगे तो 2x बराबर +15 हो जाएगा, -15, और x का मान क्या आएगा, -15/2, कट का कितना आ जाएगा, x का मान -7.5 रुपये के बराबर, सॉरी 7.5 संख्या होगा, माइनस रुपया नहीं होगा, इतना संख्या होगा। और यहाँ से x का मान कितना आएगा बाबू, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 6। अब क्या बर्तन माइनस में बनेगा क्या, तो आप कहेंगे कि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर -7.5 की उपेक्षा करने पर, ठीक है, छोड़ देंगे इसको। तो फिर कौन सा लेंगे, यह वाले, तो यहाँ लिखेंगे अतः सबसे पहले एक दिन में निर्माण कुल बर्तनों की संख्या, तो आप लिखेंगे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की कुल संख्या, तो कुल कितने बर्तन बने हैं, तो कुल हमारे 6 बर्तन बने हैं। ठीक, प्रत्येक नग के निर्माण में लगा लागत, और ये कितना होगा बाबू, तो ये है 2x+3, मतलब 2 गुणा x का स्थान पे 6 + 3, तो 6 दूना 12, 12 3 कितना होगा, 15, यह कितना रुपया आ जाएगा, 15 रुपये के बराबर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर पाएंगे, हल ज्ञात कर पाएंगे।
बड़ा सरल है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। तो आप ध्यान से पढ़िए। आपको क्या करना है, पहले बर्तन की संख्या मान लेना है, और फिर इस बर्तनों में से एक बर्तन जो नग के रूप में कहा जा रहा है उसका लागत है 2x+3 के बराबर। फिर कुल बर्तन का कितना लागत है, तो 90 रुपया। तो दोनों का आपस में गुणा करके मान निकालिएगा। तो यहाँ मान हमारा एक माइनस में आ रहा है, तो बर्तन की संख्या भाई ऋणात्मक तो नहीं हो सकती ना। माइनस का आप पाओगे क्या कि कंपनी में -5 गो बर्तन बना है, जिनको बड़ा मारो फिर बोलो -5 के बर्तन बनेगा जी, या -7 बर्तन के बनेगा, या -10 बर्तन के बनेगा, वही -7 उसमें 5 बर्तन बनेगा ना बाबू, एकदम ना बोली ठीक नो, ये नहीं बनेगा। तो फिर क्या बन सकता है, 6 बर्तन बनेगा, धनात्मक मान होगा, 6 बनेगा, 4 बनेगा, 12 बनेगा, 15 बनेगा, 6 बर्तन बनेगा। 6 बने तो बर्तन की कुल संख्या 6 हो गई। एक बर्तन का लागत कितना हुआ बाबू, जो नग के रूप में है, तो 2 × 6+3 मतलब कितना रुपया, 15 रुपया के। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा ये मिली जुली जो आपकी भाषा है इसका आप आनंद उठाएंगे और आपको बातें अच्छे से क्या होगी, समझ में आएगी। तो चलिए नोट करिए, और बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले क्लास में। और आज हमने क्या किया, जैसे पिछले क्लासों में हमने आपसे क्या किया था, एक वादा किया होता है आपका 4.2 का पूरा प्रश्न समाप्त हो जाएगा। उसी आधार पर आज हमने इसके जितने भी प्रश्न बाकी थे सारे प्रश्न क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, खूब आनंदित हो गए। चलें, आप नोट करिए, और बहुत जल्द हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।